मधु जैसे ही ट्रेन की जनरल बोगी में चढ़ी, एक जाना पहचाना चेहरा उसके पीछे आकर उसके बगल में बैठ गया था। वह उसका पति सुधीर था, जो कभी उसकी जिंदगी का धड़कन हुआ करता था। उसके साथ मधु ने जिंदगी के 4 अहम साल गुजारे थे, मगर 8 साल पहले दोनों का तलाक हो गया था। वह उसके बेहद करीब बैठा था, मगर उसने एक बार भी मधु की तरफ नहीं देखा। सीट पर बैठते ही चुपचाप अपने मोबाइल में लग गया, ये जानकर दिल में एक दर्द का गुबार सा उठा कि इतनी जल्दी उसने उसे भुला दिया था। जिसे देखे बिना नींद नहीं आया करती थी, वह आज अजनबियों की तरह उसके करीब बैठा था। दिल किया उसे एक बार छू ले, इसलिए मधु बिना उसकी तरफ देखे उसके थोड़ा सा नज़दीक हो गई। जब उसका कंधा उससे टकराया तो उस स्पर्श से एक सुकून सा मिला। पता नहीं क्यों कलेजे को एक ठंडक सी मिली। पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो गई। वह 6 फुट का इंसान कभी पूरा का पूरा उसका था। मधु की पति से कभी लड़ाई नहीं हुई थी, कभी भी वह दोनों में मतभेद नहीं हुए थे। जब तलाक हुआ तब भी वह उसे बहुत प्यार करती थी। सुधीर भी उससे प्यार करता था, फिर भी उनका तलाक हो गया। वह ना चाहते हुए भी एक दूसरे से अलग होना पड़ा। वजह भी अनोखी थी। मधु और उसकी बड़ी बहन की शादी एक साथ एक ही घर में हुई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक घर में भूचाल आ गया। अचानक जीजा जी ने ऐलान कर दिया कि वह अब उसकी बहन के साथ नहीं रह सकते। उन्हें किसी और से शादी करनी है। वह उसकी बहन को तलाक देना चाहते हैं। जीजा जी को सबने समझाया, बहुत मिन्नतें की गई, मगर उन्होंने किसी की नहीं सुनी। पापा ने कहा, अगर बड़ी बेटी को छोड़ देंगे तो मैं छोटी बेटी को भी यहाँ नहीं छोड़ूंगा। अगर एक शादी टूटी तो दूसरी भी टूटेगी। इस टेंशन के बीच मधु और उसकी दीदी मायके आकर बैठ गई थी। उस समय वह नासमझ थी, खुद निर्णय लेने के काबिल नहीं थी। बस एक ही बात बुरी लग रही थी कि दीदी के साथ गलत हो रहा है, इसलिए उसे दीदी का साथ देना चाहिए। सुधीर उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाया था, बोला था, मैं भैया जैसा नहीं हूँ, प्लीज मधु मुझे छोड़कर मत जाओ। मगर पापा और भाइयों ने साफ कह दिया था कि या तो हमें चुन लो या फिर अपने पति को। अगर अपने पति के साथ गई तो हमसे हमेशा के लिए तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। फिर दीदी के साथ उसका भी तलाक हो गया। फिर वह दोनों बहनों के लिए फिर से लड़के देखे जाने लगे। तलाक के बाद मधु को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब उसे सुधीर जैसा लड़का मिलना नामुमकिन है, क्योंकि दोनों तलाकशुदा बहनों के लिए ऐसे ऐसे रिश्ते आते थे जिन्हें देखकर मधु घबरा जाती थी। शराबी, हिस्ट्री सीटर और 4-4 बच्चों के पिता जो उससे उम्र में दुगने थे, उनके रिश्ते आते थे। खुद से 15 साल बड़े एक विदुर के साथ दीदी का रिश्ता हो गया। वह 2 किशोर बच्चों का बाप भी था, मगर उसे कोई भी लड़का पसंद नहीं आया। इसी बीच पापा का देहांत हो गया। उसके बाद मधु की जिंदगी गुमनाम बन गई। वह कभी भाइयों के साथ रहती तो कभी दीदी के घर रहती। कुछ ही दिनों में वह उन्हें बोझ लगने लगी थी। वह चाहते थे जो भी रिश्ता मिले मधु शादी कर ले, मगर वह ऐसा नहीं चाहती थी। धीरे धीरे माहौल ऐसा बनता गया कि सब उसे ताने देने लगे, और एक वक्त ऐसा भी आया जब अपने ही घर में उसका सांस लेना भी दूभर हो गया। उसकी जिंदगी उस मोड़ पर आ पहुंची थी जहां सपने खत्म हो जाते हैं। मधु दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई थी। जिस बहन के लिए अपने पति को छोड़ दिया था, वह भी पराई हो चुकी थी। जिन घर वालों के कहने पर पति को छोड़ा था, उनके लिए भी वह बोझ बन चुकी थी। न पीहर बचा था, न ससुराल। मधु हमेशा के लिए अपने भाइयों का घर छोड़कर जा रही थी। उसकी एक सहेली अपने पति के साथ गुजरात के सूरत शहर में रहती थी। उसने कहा था वह सूरत चली आ, वह उसे वहाँ कोई नौकरी दिला देगी। इसलिए मधु सूरत जाने के लिए ट्रेन में आ बैठी थी। 600 किलोमीटर का सफ़र करना था, वह भी जनरल डिब्बे में बैठकर। मगर ईश्वर का सहयोग देखिए, उस सफ़र में एक पुराना हमसफ़र उसके पास आ बैठा था।
गाड़ी शहर से बाहर निकल आई थी। सुधीर खिड़की की तरफ बैठा था, इसलिए वह अब मोबाइल को छोड़कर बाहर के नज़ारों को देख रहा था। मधु भी उसकी नज़रों का पीछा करते हुए बाहर देख रही थी। वह छुई मुई सी होकर उसके सट कर बैठने की कोशिश कर रही थी। पता नहीं भगवान ने क्यों ये पल उसे दिए थे, थोड़ा सा जीने के लिए, थोड़ा सा उसे नज़दीक से देखने के लिए। अब वह उसका नहीं था। काश होता तो वो उससे चिपक कर बैठ जाती। उसका मन कर रहा था उससे बातें करे। उसने दूसरी शादी किसके साथ की, उसके कितने बच्चे हैं, मधु सब कुछ जान लेना चाहती थी। मगर कैसे जानती, उसने तो उसे पहचाना ही नहीं था। अचानक टीटी डिब्बे में आ गया और लोगों की टिकट चेक करने लगा। उसने महसूस किया सुधीर टीटी को देखकर थोड़ा सा नर्वस हो गया था। बार बार पहलू बदल रहा था। जब टीटी ने उसे टिकट के बारे में पूछा तो मधु ने उसे अपना टिकट दिखा दिया। उसके हाथ से टिकट छूटकर नीचे गिर गया था। तब सुधीर ने उसका टिकट उठाकर वापस दिया। उस वक्त पहली बार उनकी आंखें मिली, मगर उसकी आंखों में अजनबीपन ही था। ऐसे लगा जैसे उसने मधु को जरा भी नहीं पहचाना था। टीटी ने उसे टिकट दिखाने को कहा तो वह बोला, जल्दीबाजी में टिकट नहीं ले सका सर, प्लीज आप एक सूरत का टिकट दे दो। टीटी बोला, जुर्माना लगेगा। सुधीर बोला, ठीक है सर, जुर्माने के साथ टिकट काट दीजिए। जब मधु उसके मुंह से सूरत का नाम सुनी तो पता नहीं क्यों उसके दिल में खुशी के तार झंझना उठे। वह पूरे सफ़र में साथ रहेगा, उसके लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात थी। बात हो या ना हो, उसे करीब से निहार तो सकेगी। उसके बदन की खुशबू आज भी उसके जहन में कहीं सिमटी हुई थी। उसके चेहरे की मुस्कान उसके दिल के किसी कोने में आज भी सुरक्षित थी। मधु उठकर टॉयलेट की तरफ गई। वहां वॉश बेसिन पर लगे शीशे में उसने खुद को निहारा। आज उसके रूखे चेहरे पर थोड़ी सी लालिमा झलक आई थी। ये चेहरा भी कमबख्त क्रीम पाउडर से इतना नहीं खिलता जितना किसी परी के करीब आने पर चमकने लगता है। वह अपने पर्स से मेकअप का सामान निकाल बरसों बाद खिले मन से होठों पर लिपस्टिक लगाई। चेहरा धोकर थोड़ी सी फेयर एंड लवली चेहरे पर पोती। फिर खुद को शीशे में निहारा। मधु जानती थी कि अब पहले जितनी सुंदर नहीं है। अकेलेपन और भाई भाभीियों को तानों से मिली टेंशन ने उसके चेहरे पर गहरा असर छोड़ा था और भविष्य की चिंताओं ने उसे खोखला कर दिया था। अब ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं बची थी, बस 2 वक्त का खाना मिल जाए, इतनी ही हसरत बाकी रह गई थी। खुद को शीशे में देखकर उसे ज़्यादा खुशी नहीं हुई थी। विभिन्न कोणों से उसने खुद को निहारा। 1-2 बार मुस्कुराकर भी देखा, ये सोचकर कि शायद वह मुस्कुराते हुए तो थोड़ा सुंदर लगे। पिया पास में बैठा है, क्या पता थोड़ा सा उसके दिल में उतर जाऊं और उससे याद आ जाए कि कभी मैं उसकी पत्नी थी। उसके हाथ को तकिया बनाकर सोया करती थी। उसके सीने से सिर लगाकर उसकी धड़कन सुनने का प्रयास किया करती थी। जब तक वह घर नहीं आ जाता था उसकी राह ताका करती थी। जब वह वापस अपनी सीट पर आई तब उसने देखा जहां वह बैठी थी उस खाली जगह पर सुधीर ने अपना रुमाल रख रखा था। शायद गलती से रखा हुआ था या उसने जानबूझकर रखा था ताकि उसकी जगह कोई और न बैठ जाए, क्योंकि पिछले स्टेशन पर काफ़ी सवारियां ट्रेन में चढ़ी थी। इस कारण काफ़ी भीड़ हो गई थी। लोग नीचे फर्श पर भी बैठे थे। मधु ने बैठने से पहले उसका रुमाल उठाया, फिर उसी हाथ से अपना गाल खुजाने के बहाने रुमाल को नाक के करीब से गुजारा। वही पुरानी खुशबू, वही सेंट जो वह बरसों पहले लगाया करता था। रुमाल सूंघते वक्त उसकी आंखें बंद हो गई थी। पता नहीं क्यों दिल बार बार उसी के बारे में सोचना चाहता था, बात करना चाहता था। उसकी खुशबू, सांसें, धड़कन सब महसूस करना चाहता था। मधु जानती थी रुमाल उसी का है, मगर उसे बोलने का बहाना चाहिए था। इसलिए उसने उससे पूछा,
क्या ये रुमाल आपका है? बोलते वक्त उसकी आवाज़ थोड़ी लड़खड़ा गई थी। उसने कहा, जी, फिर अपना रुमाल ले लिया। आजकल वह ठूठ की तरह सूनी सूनी रहा करती थी, मगर उसे करीब पाकर चेतन हो गई थी। मधु को उससे बात करनी थी, मगर वह चुप था, अजनबी की तरह व्यवहार कर रहा था। वह सोच रही थी कि क्या तलाक के बाद दूरियां इतनी बढ़ जाती है कि लोग पहचानने में इनकार कर देते हैं। ट्रेन किसी स्टेशन पर रुक गई थी। दिसंबर का महीना होने के कारण मूंगफली, पकौड़ी और समोसे वाले अपना सामान बेचने के लिए गाड़ी में चढ़ आए थे। उसके पास कुछ न था। अब वह रिश्तों और पैसों दोनों से गरीब थी। उसके पास टिकट लेने के बाद बहुत कम पैसे बचे थे। सूरत में ऑटो का किराया भी लग सकता था, इसलिए मन होते हुए भी वह कुछ नहीं खरीद पाई, वरना गर्म पकौड़ियाँ उसकी कमजोरी है। पकौड़ी देखते ही उसके मुंह में पानी आ जाता है। सुधीर भी जानता था कि पकौड़ी उसकी पहली पसंद है। मधु ने देखा सुधीर ने ढेर सारी पकौड़ियाँ खरीद ली थी। फिर उसने खिड़की की तरफ सरकते हुए उसके बीच में सीट पर थोड़ी जगह बनाई और वहां पर पकौड़ियों से भरी हुई थैली रख दी। अब गर्म पकौड़ियों की खुशबू सीधे मधु के नाक में घुस रही थी। मन किया अभी उठाकर खाने लग जाए। वह ये भी सोच रही थी कि क्या उसने मुझे पहचान लिया है? अगर नहीं पहचानता तो पकौड़ियाँ क्यों खरीदता? वह तो समोसे खाना पसंद करता था। पकौड़ियों से इसका पेट खराब हो जाता था। उसने जरूर ये पकौड़ियाँ मेरे लिए ही खरीदी होगी। उसे मेरी पसंद आज भी याद है क्या? क्या वह आज भी मुझे याद करता है? सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। वह गुमसुम सा बैठा था। पकौड़ियाँ वह दोनों के बीच में रखी हुई ठंडी हो रही थी। ना वह खा रहा था, ना ही उसने खाने के लिए उसे कहा था। वैसे भी वह कम बोलता था। पराई औरतों से बात करने में बहुत संकोच करता था। अब तो मधु भी उसके लिए पराई थी। उससे नहीं रहा गया, इसलिए वह बोल पड़ी, आपकी पकौड़ियाँ ठंडी हो रही है। उसने चौंक कर उसकी आंखों में देखा, मगर कुछ बोला नहीं। सुधीर ने उसके साथ 4 साल गुजारे थे। मधु जानती थी जब उसके मन में द्वंद चल रहा होता था तब वह चुप हो जाया करता था। दिल की बात तो उसे कहना ही नहीं आता था। वह आज भी नहीं बदला था, वैसा ही था, गुमसुम चुप चुप सा। वह फिर से मोबाइल में लग गया था। उसके मोबाइल खोलते ही वह भी उसमें देखने लगती थी। उसे शायद कुछ तलाश थी। उसके मोबाइल में वह उसकी पत्नी और बच्चों की तस्वीरें देखना चाहती थी। वह सुंदर था, कमाऊ था। उसकी दूसरी शादी हर हाल में हो गई होगी, ये सोचते हुए मधु कंफर्म करना चाहती थी, मगर ऐसी कोई तस्वीर उसे कहीं दिखाई नहीं दी थी। काफ़ी देर बाद उसने मोबाइल देखते हुए एक पकौड़ी अपने मुंह में डालते हुए कहा, आप भी खाइए ना। इतना सुनते ही वह पकौड़ियों पर टूट पड़ी। कोई कुछ भी सोचे, मगर उससे नहीं रहा गया। मधु ने उसके साथ अग्नि के चारों और 7 फेरे लिए थे। कहते हैं ये फेरों का रिश्ता सांसें थमने के बाद ही खत्म होता है। फिर 4 कागजों पर तलाक लिखने से थोड़े टूट जाएगा, कागजों में ना सही। वह आज भी उसका पति था। मधु ने उसके सिवा किसी और मर्द की तरफ इस नज़र से देखा भी नहीं था। पकौड़ी खाते हुए उसे याद आया कि सुधीर ने उसे आप कहा था। मधु अब तुमसे आप हो चुकी थी, मतलब दूरियां बहुत बढ़ चुकी थी। अजीब बात है ना, कभी कभी इज्जत मिलने पर भी दुख होता है। थोड़ी सी पकौड़ी खाने के बाद उसका मन भर गया। अब गले में नहीं उतर रही थी। अचानक फिर से मन उदास हो गया। वह सूट बूट में था। वह पुरानी सी साड़ी पहने हुए थी। उसके सामने तो वह नौकरानी सी लग रही थी। उसने खाना छोड़ दिया था। मधु का मन डामाडोल हो रहा था। कभी वह उसका लगता था, फिर अचानक पराया लगने लगता था। वह 2 बातें कर लेता तो चैन मिल जाता, थोड़ा सा करार मिल जाता। बाहर अंधेरा होने लगा था। ठंड बढ़ रही थी। लोग अपने अपने गर्म कपड़े निकाल कर ओढ़ने पहनने में लगे थे।
सुधीर कोट पैंट में था। उसके पास ना कोई बैग था, ना कोई अन्य सामान। वह इतनी सर्द रात कैसे गुजारेगा, ये प्रश्न भी मधु के दिमाग में उमड़ रहा था। आधी पकौड़ी भी उन्होंने नहीं खाई थी। अब वह बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। उसने देखा मधु नहीं खा रही है, तब पकौड़ियों को उठाकर उसने दूसरी तरफ रख दिया। मधु ने एक हल्का सा स्वेटर पहन रखा था, मगर सर्दी बढ़ी तो उसने अपने बैग में से अपना गर्म स्वेटर निकालकर पहन लिया। मगर जैसे ही उसने वह स्वेटर पहना, सुधीर उसकी तरफ चोर नज़रों से देखने लगा। अचानक उसे याद आया कि यह गर्म स्वेटर 9 साल पहले जब हम दोनों शिमला घूमने गए थे, तब उसी ने दिलवाया था। उसने महसूस किया जैसे स्वेटर देखकर उसकी आंखें भर आई हो। पता नहीं ये उसका भ्रम था या सच था। जब वह उसकी आंखों की तरफ देखने लगी, तब उसने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया था। रात घिरती जा रही थी, साथ में सर्दी बढ़ती जा रही थी। उसके बैग में एक पतला सा कंबल था। मधु उसे वह कंबल देना चाहती थी, मगर कैसे दे। अभी तक उसका अजनबीपन ही दूर नहीं हुआ था। अब बात करना बहुत ज़रूरी हो गया था। शुरुआत भी उसे ही करनी थी, क्योंकि वह झेपू इंसान था। उसके भरोसे रहती तो सूरत आ जाता और वह बोल भी नहीं पाता। मधु बोली, याद है क्या, ये स्वेटर आपका ही दिलाया हुआ है। उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर स्वेटर को गौर से देखा, फिर हाँ में गर्दन हिलाते हुए बोला, हाँ याद है। उसके इतना कहते ही मधु ने एक लंबी सांस ली। शुक्र था उसने उसे पहचानने से इनकार नहीं किया था। वह बोली, इतने लंबे सफ़र पर जा रहे हो, अपने लिए गर्म कपड़ा नहीं लाए। वह बोला, सफ़र का प्रोग्राम अचानक बन गया था, इसलिए नहीं ला पाया। मधु को तो उससे बात करनी थी, इसलिए बोली, अचानक कैसे। इतना सुनते ही वह चुप हो गया। शायद वह बताना ही नहीं चाहता था। उसने बैग से कंबल निकाली, फिर उसे देते हुए बोली, ये ले लो, रात को ठंड बढ़ेगी। उसने भारी आंखों में उसकी तरफ देखा और चुपचाप कंबल लेकर ओढ़ ली। उसकी आंखों में बहुत कुछ था कहने के लिए, मगर वह चुप था। मगर वह चुप नहीं रह पाई। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम्हारे बीवी बच्चे कैसे हैं। इतना सुनते ही उसने शिकायत भरी नज़रों से उसे देखा, फिर बोला, मैंने दूसरी शादी नहीं की। उसके मुंह से ये सब सुनकर मधु को इतनी खुशी मिली जिसे लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता। उसने धड़कते दिल से पूछा, क्यों नहीं की। इस सवाल को सुनकर उसका चेहरा बिगड़ने लगा। फिर उसने आंखें झुकाकर कहा, तुम्हारे सिवा किसी और का होने को दिल ही नहीं किया। बरसों बाद मधु के दिल को इतनी खुशी मिल रही थी कि उससे संभाली नहीं गई। उसकी आंखों से होकर बाहर निकलने लगी। वह बोला, रो क्यों रही हो। वह सुबकते हुए बोली, गलती आपके भाई की थी और सजा हमें मिली। वह बोला, तुम चाहती तो हमारी शादी बच सकती थी। मधु बोली, एक लड़की के लिए शुरुआत में उसके माता पिता बहुत अहम होते हैं, उनका कहना मानना पड़ता है। मगर अब पछता रही हूँ, काश उस समय उनका कहना ना मानती तो जिंदगी मुझे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा ना करती। फिर काफ़ी देर तक उनके बीच चुप्पी छा गई। रात होने के कारण अधिकांश लोग सोने लगे थे। डिब्बे में सन्नाटा सा था। काफ़ी देर बाद सुधीर बोला, तुम्हारा पति और बच्चे कैसे हैं, तुम ठीक तो हो ना। बहुत दुबली पतली हो गई हो, क्या बात है, तुम खुश तो हो ना। मधु ने भरी आंखों से उसे देखा, फिर बोली, मैंने भी दूसरी शादी नहीं की, तुम जैसा कोई मिला ही नहीं। उसके इतना कहते ही मधु ने महसूस किया उसकी आंखों में कुछ उम्मीद की किरणें दिखाई दी। फिर उसे अपनी पूरी कहानी बताई और आखिर में कहा, अब एक सहेली के पास सूरत जा रही हूँ, वही कोई काम धंधा करके जिंदगी गुजारूंगी। तुमसे बिछड़कर बिल्कुल तन्हा हो गई हूँ। सुधीर बोला, एक बात कहूँ। मधु बोली, क्या। वह बोला, वापस लौट आओ ना, तुम्हारे बिना मुझे जीना नहीं आता। आज बरसों बाद तुम्हारे शहर आया था। इत्तेफाक देखो, तुम रास्ते में मुझे दिख गई थी। फिर मैं वही गाड़ी खड़ी करके
तुम्हारे पीछे पीछे ट्रेन में आ गया। तुम्हारा साथ पाने के लिए सफ़र कर रहा हूँ। तुम्हें कुछ पलों के लिए करीब से महसूस करने के लिए सफ़र कर रहा हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना था। तुम्हारी टिकट पर सूरत लिखा था, इसलिए मैंने भी वहीं की टिकट ले ली। सुबह जब मधु घर से निकली थी तब लग रहा था कि आज उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन है। सारे रिश्ते नाते पीछे छूट रहे थे। अपना कहने को कोई नहीं बचा था, मगर ऊपर वाला भी शायद उसका इम्तिहान ले रहा था। थोड़ा सा दर्द देकर उससे मिला दिया था जो 7 जन्मों का साझीदार था। जिंदगी का बुरा दिन सबसे अच्छा दिन बन गया था। मधु अधीर होकर बोली, क्या ऐसा हो सकता है? क्या हम फिर से साथ रह सकते हैं? अगर साथ रह सकते हैं तब उन तलाक के कागजों का क्या होगा? सुधीर धीरे से उसके हाथ पर हाथ रखा। जैसे ही मधु ने उसके हाथ का स्पर्श पाया, उसके पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। वह बोला, तलाक के कागजों को फाड़ देंगे, कोर्ट में फिर से शादी कर लेंगे। उसके इतना कहते ही वह झटके से उसके सीने से चिपक कर रो पड़ी। ट्रेन में जो लोग जाग रहे थे उन्होंने सबने देख लिया होगा, मगर उसे किसी की परवाह नहीं थी। वह उसका पति था, भले ही तलाकशुदा था, मगर तलाक 7 फेरों से बड़ा थोड़ी होता है। अगले स्टेशन पर वह ट्रेन से उतर गए। वहां से वापसी के लिए फर्स्ट AC का टिकट मिल गया। अब केबिन में मधु और सुधीर थे। रात के अंधेरे को चीरकर ट्रेन दौड़ रही थी। मधु का 8 साल का वनवास खत्म हो चुका था और वह प्रिया का साथ पाकर बावरी सी हो गई थी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।